हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका डीप लूप में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग के इनिशियल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ये है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांसफॉर्मिंग अ रॉ डेटा इन मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। अब मशीन की अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट क्या होता है? सिंपल भाषा में मशीन, हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल्स है उन्हें क्या आसान पड़ता है समझने में, नंबर्स या स्ट्रिंग। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, उनका वर्क फ्लो एक डायग्राम देखा था। उस डायग्राम में हमने देखा कि हम मॉडल्स को डेटा फीड करते हैं अकॉर्डिंग टू दी एक्स एंड वाई। ठीक है, उसके बाद एक हाइपोथेसिस तैयार होता है। हाइपोथेसिस यानी एक इक्वेशन तैयार होता है, जिस इक्वेशन के अंदर हम अपना एक्स डालते हैं यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डालते हैं, और हमें उसका आउटपुट मिल जाता है वाई के फॉर्मेट में यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्मेट में। तो ये हाइपोथेसिस है क्या? एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन के अंदर हम क्या वैल्यूज डालते हैं? नंबर्स, ऑब्वियसली नंबर से डालेंगे। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत यहाँ पड़ती है कि हमारे जो मशीन लर्निंग मॉडल्स को हम जो डेटा फीड करने वाले हैं वो 90% या फिर मैक्सिमम टाइम्स ऑफ कि वो स्ट्रिंग में ही होता है। ठीक है, स्ट्रिंग या फिर टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है। बहुत कम ऐसे डेटा होता है जो रेयरली नंबर के फॉर्मेट में होता है। इन फ्यूचर हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसलिए हमें डेटा फॉर्मेटिंग या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है कि हमें उस स्ट्रिंग वाले डेटा को उसके इक्विवेलेंट नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। लिसन, रिप्लेस नहीं करना है, इक्विवेलेंट नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब आप बोलोगे हर एक स्ट्रिंग का इक्विवेलेंट नंबर कैसे निकालेंगे, देखते हैं। ठीक है, डोंट वरी। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है। नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमएल मॉडल्स यूजेस द नंबर फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन एंड प्रेडिक्शन, जैसे हमने देखा। उसका सबसे पहला टाइप हम देखते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या करता है पता है? कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। अब डेटा फॉर्मेटिंग के अंदर हम सबसे आसान तरीका जो यूज कर सकते हैं वो है डेटा को स्प्लिट करना दो हिस्सों में। एक कंटिन्यूस डेटा, दूसरा कैटेगरिकल डेटा। तो हम क्या करते हैं, कैटेगरिकल डेटा की तरफ पहले जाते हैं। कैटेगरिकल डेटा को हम न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पहले देख लेंगे। तो वो कैसे करेंगे? हम एनकोडिंग यूज करके। अब एनकोडिंग क्या है पता है? कैटेगरीज को ना नंबर दे देता है, हर एक कैटेगरी को नंबर दे देता है। और कैटेगरीज भी अपने आप में ना एक अलग सा पैटर्न तैयार करती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने एनकोडिंग के भी टाइप्स बनाए हैं। पहला टाइप है लेबल एनकोडिंग। लेबल एनकोडिंग क्या करता है, कहाँ यूज होता है, देखते हैं चलो। लेबल एनकोडिंग कहाँ यूज होता है? गिव अ नंबर टू एवरी यूनिक कैटेगरी। ठीक है, ये उसका काम है कि हर एक यूनिक कैटेगरी को एक नंबर दे देना। नाउ व्हेन टू यूज, कैटेगरीज आर इन ऑर्डर। ठीक है, कैटेगरीज एक ऑर्डर में है। डिसेंडिंग हो, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, डजेंट मैटर, एक ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, दिल्ली 0, पुणे 1, मुंबई 3। ठीक है, ऑर्डर भी हो वो आप अपने हिसाब से भी ऑर्डर लगा सकते हो, इट डजेंट मैटर डिसेंडिंग या असेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी को एक नंबर दे दो। ये मोस्टली यूज होता है तब जब आपके पास नंबर ऑफ कैटेगरीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैटेगरीज है, लाइक 10 to 12 कैटेगरीज है। तो आप बाकी के दो यूज नहीं कर सकते, वो हम जानेंगे आगे। पर ये आप बेसिकली यूज कर सकते हो, इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, दूसरा है वन हॉट एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग क्या करता है? ये क्रिएट कॉलम फॉर एवरी कैटेगरी। क्या काम किया इसने? क्रिएट कॉलम फॉर एवरी कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 3 कैटेगरीज है जिसे हमें न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो वन हॉट एनकोडिंग क्या करेगा पता है? हर एक कैटेगरी को एक इंडिपेंडेंट कॉलम दे देगा या फिर असाइन कर देगा, और उस कॉलम के अंदर डेटा क्या होगा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, चलिए जानते हैं। ठीक है, व्हेन टू यूज, कैटेगरीज आर नॉट इन ऑर्डर, डजंट मैटर। ठीक है, ये है। और एक रीजन है इसका, व्हेन देयर आर मिनिमम नंबर ऑफ कैटेगरीज। ये याद रखना, यहाँ पे इसका यूज कहाँ होता है लेबल एनकोडिंग का? डजंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैटेगरीज, बट वन हॉट एनकोडिंग इज यूज्ड व्हेन देयर आर मिनिमम नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो यहाँ पे क्या फर्क है देखो, दिल्ली, पुणे, ऐसे दो कैटेगरीज है समझो हमारे पास। मिनिमम नंबर है तो दो कैटेगरी हमने अज्यूम कर लिया, दिल्ली और पुणे। यहाँ पे ऐसे कॉलम है, और मैं कहाँ बनाऊँ कॉलम? थोड़ा नीचे ड्रैग करता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ बना देता हूँ कॉलम। ठीक है, यहाँ पे कैसे हमारा टेबल है। ठीक है, कुछ रोज है। ठीक है, अब दिल्ली और पुणे, तो दिल्ली और पुणे ना लोकेशन इसी कॉलम पे था। ठीक है, बट हमने उसको निकाल के वन हॉट एनकोडिंग लगा दिया। अब वो कैसे फॉर्मेट में हो गया? दिल्ली और यहाँ पे पुणे। अब इस रो में दिल्ली था और इस रो में दिल्ली था। इस रो में पुणे लिखा हुआ था और यहाँ पे पुणे लिखा हुआ था। तो अब डेटा फॉर्मेट कैसे होगा?
तो जहां जहां दिल्ली लिखा हुआ है, जहां दिल्ली प्रेजेंट है वहां पे 1 आएगा, जहां पे एब्सेंट है वहां 0 आएगा, जहां पे प्रेजेंट है वहां 1 आएगा, जहां एब्सेंट है वहां 0 आएगा। पुणे जहां पे प्रेजेंट है वहां उस कॉलम में 1 आएगा, रेस्ट ऑफ जगह पे 0 आएगा। पुणे नहीं है 0, यहाँ पे इस कॉलम में इस रो में पुणे था तो यहाँ पे 1। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कैटेगरी को न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। और अब आपने जान लिया होगा कि व्हाई वी यूज वन नोट एन्कोडिंग व्हेन देयर आर मिनिमम नंबर ऑफ कैटेगरीज। ऐसे कितने रोज हम बनाएंगे। हाँ, डेटा बहुत आसान हो गया, 0 1 के फॉर्मेट में हो गया, डजंट मैटर। बट व्हेन देयर आर मोर नंबर ऑफ कॉलम्स, एक डेटा का मैट्रिक्स साइज बिगड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा वन नोट एन्कोडिंग कहाँ यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्डिनल एन्कोडिंग कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, कैसे काम करता है। गिव नंबर टू ऑर्डर कैटेगरीज, ऑर्डर्ड कैटेगरीज को नंबर देना है। ये भी लेबल एन्कोडिंग की तरह ही है, बस फर्क इसमें ये है कि ऑर्डिनल में हम रैंकिंग के हिसाब से देते हैं। किसके हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से। ऑर्डर तो है बट ऑर्डर में भी रैंक है, यहाँ पे आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग मैटर करता है। ठीक है, गिव नंबर टू ऑर्डर कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल क्लास 12th, इसको हमने 0 दे दिया। क्लास कॉलेज है, इसको 1, मास्टर्स है उसको 2। देखो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, कैटेगरीज आर इन रैंकिंग। सिमिलर वे से है, लेबल एनकोडिंग की तरह है। इसके अंदर ऑर्डिनल एनकोडिंग के अंदर आपके कॉलम्स में डिवाइड नहीं होता, वो सिर्फ वन हॉट एनकोडिंग में होता है। ठीक है, ऑर्डिनल एनकोडिंग सिंगल कॉलम में आपका कैटेगरिकल दे देता है, बस ऑर्डर होता है इसका एक अलग से। ठीक है, अभी एक एग्जांपल हमने लिखा है नीचे, उसकी मदद से देखते हैं। मैं पहले मिटा देता हूँ जस्ट सेकंड। तो ये रहा हमारा कोड। तो यहाँ पे है लेबल एनकोडिंग हमने यूज किया है। एग्जांपल लिया है सिटी, जिसके अंदर हमारा दिल्ली, मुंबई, पटना, दिल्ली। ठीक है, ये ऐसे डेटा है रो के हिसाब से, इसको अज्यूम करो। ठीक है, अब इसको एनकोडिंग किया हमने लेबल एनकोडिंग की तरफ से। लेबल एनकोडिंग क्या करता है, हर एक कैटेगरी को यूनिक नंबर असाइन कर देता है। तो इसने अज्यूम किया दिल्ली सबसे पहले आया है तो उसको 0, सेकंड नंबर पे मुंबई आया है, यूनिक कैटेगरी मिली है तो इसको 1, थर्ड नंबर पे पटना आया है, यूनिक कैटेगरी मिली है तो इसको 2, फोर्थ नंबर पे दिल्ली आया है जिसको ऑलरेडी एक नंबर असाइन था 0, तो हमने उसको भी 0 दे दिया। तो देखो दिल्ली को 0, मुंबई को 1, पटना को 2, दिल्ली को 0। अब वन और एनकोडिंग क्या करेगा पता है, इसमें कितने यूनिक कैटेगरीज है, 3। यूनिक कैटेगरीज कितने हैं, 3। तो कितने एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाएगा उस सिंगल कॉलम का, 3। तो एक जो कॉलम था सिटी, उसके 3 एक्स्ट्रा कॉलम बन गए, दिल्ली कॉलम, मुंबई कॉलम और पटना कॉलम। ठीक है, दिल्ली में क्या आएगा, अब जहां जहां दिल्ली प्रेजेंट है वहां 1, जहां एब्सेंट है वहां 0। देखो फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स पे 1 है, 1 1 रेस्ट ऑफ 0। मुंबई जहां पे होगा वहां पे 1 रेस्ट ऑफ 0। 1 मींस यस इट इज प्रेजेंट, 0 मींस नो इट्स नॉट प्रेजेंट। दूसरी चीज हम जानेंगे स्केलिंग के बारे में। स्केलिंग बहुत मजेदार चीज है, मैं आपको बताता हूँ क्यों और कहाँ यूज करते हैं। स्केलिंग का यूज होता है अरेंजिंग नंबर्स इन अ रेंज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉलम है सैलरी, इसके अंदर रेंजेस दिए गए हैं सैलरीज के। यहीं पे मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया है, उसी के अंदर जानेंगे। तो स्केलिंग क्या करता है, अरेंजिंग द नंबर इन अ रेंज। ठीक है, अब मीन मैक्स स्केलर है, इसके दो टाइप्स है, मीन मैक्स और स्टैंडर्डाइजेशन। दोनों में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वो है फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला कब यूज करना है डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट नंबर्स। ठीक है, तो पहले जानते हैं मीन मैक्स स्केलिंग, नाम पे ही है मीन मैक्स। तो हम क्या करते हैं, हर एक रो में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ जस्ट अ सेकंड। फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉलम है, सॉरी टेबल है, ये कॉलम्स है और ये कुछ रोज है। ठीक है, मीन मैक्स स्केलिंग क्या करता है, यहाँ पे एक एक्स कैटेगरी है, ठीक है, और इसका है ना यहाँ पे नंबर है, सैलरी है, सैलरी कॉलम है, इसके अंदर कुछ नंबर से एज्यूम करो 300, 500, 100। ठीक है, तो इनमें से मीन मैक्स वो ढूंढ लेगा। तो मिनिमम कितना है इसमें, 100, मैक्स कितना है 500। अभी एक्स है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये पता नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्स नंबर है, यहाँ पे कोई एक्स नंबर है, बस प्रॉब्लम क्या है कि हमें उसे स्केल करना है, इसके विथ रिस्पेक्ट से, इन नंबर्स के रिस्पेक्ट से। तो हम इसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं पता है, एक्स में से मिनिमम हटा दो डिवाइड बाय मैक्सिमम में से मिनिमम हटा दो। तो ये क्या करेगा, आपको 0 टू 1 के रेंज में नंबर लाके देगा। चलो अज्यूम करते हैं एक्स क्या है, एक्स है हमारा यहाँ पे 200। ठीक है, तो 200 माइनस मिनिमम कितना है 100 अपॉन मैक्सिमम कितना है 500 माइनस मिनिमम कितना है 100।
तो ये कितना आएगा 100/400, तो ये कितना आएगा 1/4 यानी 0.25। देखा, हमने जो 200 लिखा था उस डेटा को इसने 0.25 यानी 0 to 1 के रेंज में ला दिया। अब नंबर जितना छोटा होगा या फिर 0 के नजदीक होगा उतना ही हमें आसान होगा उसे इक्वेशन में डाल के इवेल्युएट करना। ठीक है, इक्वेशन में अगर आप 10,000 एंड 3 लाख और 5 लाख जैसे नंबर डालोगे तो भाई वो बहुत बड़ा डिजिट देगा आपको, और इतना बड़ा डिजिट अज्यूम करना भी मुश्किल है। अगर आपको 0.25 आपको अगर इनपुट में कहीं देने को मिल जाए तो उसका आउटपुट भी लगभग लगभग है ना 1 के रेंज में या फिर 10 के 1 to 10 के बीच में आएगा, जो कि इजी है समझने के लिए। मशीन लर्निंग मॉडल्स को ये जान लीजिए, मशीन लर्निंग मॉडल्स को हम हमारे बेनिफिट के हिसाब से ट्रेन करते हैं कि मेरा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, अब मेरा प्रॉब्लम क्या था कि किसी भी इक्वेशन में मैं अगर कोई बड़ी वैल्यू डालता हूँ तो उसको मुझे आंसर भी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, जिससे मुझे इवेल्युएट करना है, फिर लिखना और समझना लगभग डिफिकल्ट या फिर नामुमकिन हो जाता है। बट अगर हम ये वाली मेथड यूज करेंगे स्केलिंग वाली, तो इससे क्या होता है 0 to 1 के रेंज में लाएगा। अब 0 to 1 के रेंज में हमें समझना इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल की मदद से देख दिया। अब ये कब यूज करते हैं मिन मैक्स स्केलिंग, व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो हमने एग्जांपल्स क्या लिए थे 300 500 100, एक्स का क्या लिया था 200। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, जिसके अंदर है ना आउटलायर्स नहीं है या फिर अननोन डेटा नहीं है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सैलरी है, इसके अंदर सारे वैल्यूज डिफाइंड है, नल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, नल वैल्यूज का मैं बता दूं, जहां जहां एग्रीगेशन फंक्शन यूज होते हैं जैसे मीन और मैक्स, वो नल वैल्यूज को अज्यूम नहीं करता। ये आपने एसक्यूएल में भी पढ़ा होगा, ये नल वैल्यूज को अज्यूम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक कॉलम है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 रोज है, 5 रोज के अंदर मुझे कुछ 5 नंबर्स है, जिसमें से एक जगह पे नल है, तो 4 जगह पे नंबर्स हुए। ठीक है, तो ये है 1 + 2 + 3 + 4, तो कुछ है नहीं, तो ये अज्यूम कर लो ये नंबर 4 है। 4 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं रोज 5, नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्रीगेट फंक्शन नल वैल्यूज को अज्यूम नहीं करता, तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा। वो नल वाले रो को डायरेक्टली एक्सक्लूड कर देगा। तो टोटल से, तो 1 2 3 + 4 डिवाइड बाय 4, जितने रोज में वैल्यूज है उतने ही रोज को वो काउंट करके एग्रीगेट लेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। जिस कॉलम में नल वैल्यूज नहीं है उस कॉलम में ये इजीली फिट हो जाएगा, या फिर इजीली आप उसे स्केल कर सकते हो। दूसरा क्या है, फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यूज है, मैं इसको बिठा देता हूँ, आपने एग्जांपल के तरीके से इसको समझा होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट डाउन करो कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया है। आई विल मेक अ शॉर्ट्स ऑन दैट एंड अपलोड ऑन यूट्यूब। ठीक है, डोंट वरी, विल कवर एवरीथिंग। और क्या बात कर रहे थे हम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फॉर एग्जांपल मेरे सैलरीज की रेंज है फ्रॉम 100 to 1000। इसे पर डे सैलरी समझ लो, इतनी तो है नहीं, पर डे सैलरी 100 to 1000। ठीक है, और उसके बीच में ही कोई आ गया है 10 लाख वाला, और उसके आगे है कुछ 2 लाख वाला। तो ये 100 से 1000 की जो रेंज की सैलरी है, ये हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ग्राफ पकड़ लो। बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। एक ग्राफ समझ लो। अब 100 to 1000 के बीच की जो वैल्यूज है उसे भी अगर आप नॉर्मलाइज कर दोगे तो वो कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, लेट अस अज्यूम यहाँ आएंगे विद इन द ग्राफ। ओके, पर अगर आपकी जो जो वैल्यू है 10 लाख 2 लाख या फिर 5 लाख या कि 50,000, ठीक है 50K, ये वैल्यूज यहाँ कहीं पे आएंगी यहाँ पे, और वो हमारे ग्राफ में बैठी नहीं रहा ना भाई। इसे तो हम आउटलायर करके छोड़ देंगे या फिर डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमारा 99% ऑफ डेटा यहाँ लाई करता है। वाई वुड बी केयर फॉर दैट 1% ऑफ डेटा, जबकि जरूरी वो भी है। समझ में आ रहा है, जरूरी वो डेटा भी है, बट हम उसे कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आउटलायर के जैसे बिहेव करता है। अगर ये हमारे डेटा में होगा तो हम मीन मैक्स स्केलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ डेटा ये हमें 0 to 1 के रेंज में देगा, पर अगर हम मिन मैक्स स्केलिंग भी यूज कर लेंगे भी तो किससे माइनस करेगा? ये मिनिमम क्या है हमारा 100 और मैक्सिमम है हमारा 10 लाख। भाई वो डिफरेंस क्या आएगा? 0.
0.00000 समवॉट अराउंड 10⁻⁻⁶, है ना, 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और हमारे वैल्यूज है 0.25 बाकी के। ये भाई ये भी तो स्केलिंग नहीं हुई, फिर हमारा स्केलिंग का यूज क्या हुआ? ठीक है, तो मीन मैक्स स्केलिंग आउटलायर्स या फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में काम नहीं करता है। इस चीजों में आप क्या कर सकते हो पता है? दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हो, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। ये क्या करता है पता है? बड़े से बड़े डेटा को ना 0 to 1 के रेंज में लाने से बेहतर है उसे -1 से 1 के बीच में लाओ, या फिर किसी भी चीज के माइनस से लेके प्लस के साइंस के बीच में लाओ। अब मैंने यहाँ पे इजी समझने के लिए -1 to 1 दिया है, आप इसे -3 to 3 भी लिख सकते हो, बट आपका मैक्सिमम डेटा शुड लाई नियर 0। वाई? जिससे आपको उसे कैलकुलेट करने में आसानी हो। ठीक है, एवरीथिंग इन मशीन लर्निंग, जितने भी आप क्या बोलते हो मेथड्स देख रहे हो, टेक्निक्स देख रहे हो, इट्स सबका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है, आपका काम इजी करना। ठीक है, आप आगे जाके पढ़ोगे लीनियर रिग्रेशन, है ना, क्लासिफिकेशंस, क्लस्टरिंग्स, ये इनबिल्ट मॉडल्स क्यों बनाए हैं, जबकि हर प्रॉब्लम के लिए हम अलग एक मॉडल बना सकते हैं। वो इनबिल्ट मॉडल इसलिए बना के रख दिए हैं क्योंकि वो 99% ऑफ डेटा के ऊपर काम करता है और हमारा काम इजी कर देता है। ठीक है, जैसे ये है -3 to 3 के रेंज में या फिर -1 to 1 के रेंज में स्टैंडर्डाइजेशन डेटा को कंप्रेस कर देता है। ठीक है, इसका भी हम एग्जांपल की मदद से जानेंगे, लेकिन इसके लिए हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, तो इसे हम एक्चुअल प्रैक्टिकल क्लास में ही देखेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप देख लो, x माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तीसरी कैटेगरी हम पढ़ेंगे बाइंडिंग या फिर बिनिंग और डिस्क्रिटाइजेशन, दोनों को एक ही चीज बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, अगर आप नहीं देखे हो मेरा लास्ट लेक्चर तो प्लीज वॉच इट आउट। बिनिंग, इसका एक रिलेशन है एक वर्ड से, बिन। बिन मतलब डब्बा, एक कंटेनर। ठीक है, किसी भी कंटेनर हम कहाँ यूज करते हैं पता है? डेटा स्टोर करने के लिए, इजी लैंग्वेज में। और डिस्क्रिटाइजेशन मतलब क्या है? डिस्क्रीट करना, यानी कंटिन्यूस डेटा को तोड़ना। तो सीधे सीधे आपको आंसर मिल गया है कि व्हाई वी यूज बिनिंग कंटिन्यूस से कैटेगरिकल। हमने पहले देखा कि कैटेगरिकल से न्यूमेरिकल कैसे जाना है। अब हमारे पास कैटेगरिकल डेटा को हमने न्यूमेरिकल फॉर्मेट में करना तो सीख लिया। अब हमारे पास कंटिन्यूस टाइप का डेटा है, अब उसको हम एक प्रॉपर नंबर, अब उसको हम प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में कैसे करेंगे? आपको कंटिन्यूस डेटा अगर दिया गया है तो वो ऑलरेडी नंबर फॉर्मेट में है, व्हाई वी नीड टू यूज और चेंज इट इनटू कैटेगरिकल फॉर्मेट? इसका सिंपल आंसर यहाँ पे है, देखो एज दी गई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है कि 18 से अगर कम होगी एज तो उसे टीन कहो, 18 से ज्यादा होगी या फिर लेस देन 25 होगी तो एडल्ट कहो। इसको आप पूरा कर लो। ठीक है, कंडीशन मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा है। एज अगर 45 से कम है तो मिडिल एज। ठीक है, एज अगर 45 से ज्यादा है तो सीनियर सिटीजन, या उससे ज्यादा है तो सीनियर सिटीजन, बुढ़ापा, ओल्ड एज, वट एवर यू से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सैलरी दी गई है, ठीक है, 10K से लेके 20K। अब इस सैलरी को मुझे कैटेगरी देनी है, क्यों? क्योंकि मैं हर एक नंबर को एक इंडिविजुअल पॉइंट करके मुझे अगर डिस्क्राइब नहीं करना है, फॉर एग्जांपल मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है और मुझे सैलरी को कैटेगरी करके डिफाइन करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो उसे ऐसे करूंगा, बिनिंग करके। 10K to 20K से मैं लिखूंगा इसे 3.5 की सैलरी है। फॉर एग्जांपल 25 to 45K अगर होगा तो इसकी सैलरी लाई करती है 6 LPA। एज्यूम करो, एज्यूम। ठीक है, तो मैं 10K से लेके 20K जितनी भी सैलरी होगी सबको यहाँ पे 3.5 है, तो यहाँ पे कहीं पे मेरा पॉइंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं पे मेरा पॉइंट आएगा, अज्यूम करो। ठीक है, तो ये क्या है, बाउंड हो गया एक सर्टेन ग्राफ में, आपकी लिमिट आ गई है ग्राफ को। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, हमारे जैसे एज है, ये ऐसे कंटिन्यूस डेटा है ना, एक सर्टेन कैटेगरीज में आ गए, जिससे आपको प्रेडिक्ट करना इजी हो गया, प्रेडिक्ट करना या फिर एनालाइज करना इजी हो गया। बेसिकली ये सारे मेथड से ना आपके सिर्फ एक ही काम करता है, आपको प्रेडिक्शन के नजदीक लेके जाना। ठीक है, एनालाइज बेटर तरीके से कर पाना। सो इन शॉर्ट व्हाट वी लर्न, अरेंज these data points in groups or bins or number of bins in number of bins given by user। so ये हम होते हैं, we are the user, आप यूजर हो, मैं यूजर हूँ, जो ये डिफाइन करता है कि मुझे कितने नंबर ऑफ बिन्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे 4 नंबर ऑफ बिन्स में तोड़ा है, आप इसे 2 नंबर ऑफ बिन्स में भी तोड़ सकते हो, 18 के नीचे वाले
ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जांपल ले लो, ठीक है, 18 के अगर नीचे होगा तो नॉट अलाउड, 18 के ऊपर होगा तो अलाउड। ठीक है, ऐसे चीज़ों में ये काम करता है। फॉर एग्जांपल और क्या ले सकते हैं, मूवीज़ होती है, ठीक है, 14 प्लस होती है, कुछ 18 प्लस होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आपकी एज होगी, नेटफ्लिक्स पे आपने लॉगिन किया है, आपकी एज अगर 18 प्लस होगी तो आपको वही मूवीज़ रिकमेंड होंगी जो 18 प्लस है। अगर आप 14 प्लस हो तो आपको नेटफ्लिक्स में वही वाली मूवीज़ रिकमेंड होगी जो 14 प्लस है, ठीक है। तो उसने ऐसे नहीं किया, नेटफ्लिक्स ने ऐसे नहीं किया कि आपकी एज 29 है तो 29 के लिए ये सर्टेन मूवीज़ है या फिर ये सर्टेन कैटेगरीज़ ऑफ मूवीज़ है, जॉनर ऑफ मूवीज़ है, नहीं। ये 18 प्लस है तो ये आपके 18 प्लस के सारे कैटेगरीज़ आपको दे देगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 18 प्लस 18 अगर आपने या फिर 20 आपने अगर प्रोफाइल में आपके नेटफ्लिक्स में या फिर किसी भी ऐप में डाला है, तो वो अज़्यूम कर देता है कि ये 18 प्लस है। क्यों? क्योंकि उसने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है डेटा का, बिनिंग कर दी है, ठीक है। व्हेन टू यूज़, जब एग्जैक्ट नंबर मैटर नहीं करता, ओनली रेंज मैटर्स, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रख लो। आपको बस 2 ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या? कहाँ यूज़ करना है और क्यों यूज़ करते हैं। ये 2 चीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी भी तरीके की टेक्निक के लिए कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जब आप जान लोगे ना कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इससे आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और आपको इसे मॉडिफाई करने का एक टेक्निक भी आ जाएगा। मुझे अगर यहाँ यूज़ करना है तो मैं ये यूज़ करूँगा, अगर मुझे इसके अंदर कुछ और एडवांस फीचर चाहिए तो मैं इसी फ़ॉर्मूला के अंदर और क्या चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है? ये आप कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगली टेक्निक जो है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ यूज़ होता है ये हम जानेंगे एक प्रॉब्लम की मदद से। प्रॉब्लम है सैलरी डेटा है, मैक्सिमम एम्प्लॉइज़ अर्न बिटवीन 20 के टू 50 के, गुड। 1 और 2 एम्प्लॉइज़ अर्न 1 लाख, ओके। 1 और 2 एम्प्लॉइज़ 1 or 2 employees earn 1 lakh and these employees become outlier for us. Okay, so ये आपने कहीं सुना सुना लग रहा है ना। सॉरी, टाइप नंबर 2 में हमने देखा स्केलिंग के बारे में। इसके बारे में, स्केलिंग के बारे में यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्केलिंग के बारे में। स्केलिंग क्या करता है, 0 to 1 की रेंज देता है, माइनस एन से लेके प्लस एन की रेंज देता है। ये सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, ठीक है। पर यहाँ पे देखो, इस प्रॉब्लम में 20 के टू 50 के हैं और 1 और 2 एम्प्लॉइज अर्न बिटवीन 1 लाख है। यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, तो यहाँ पे जो 1 लाख वाला है ये हमारा आउटलायर है। पर आउटलायर को सिर्फ डिलीट नहीं किया जाता भाई, उसको ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है, ठीक है। क्यों हम उसे डिलीट करके खामखा डेटा लॉस हैंडल करें भाई। किसी भी डेटा को हम तब डिलीट करते हैं जब उससे हमें उम्मीद ही निकल जाती है या फिर उससे हमें कोई बेनिफिट ही नहीं हो। अगर 1 और 2 एम्प्लॉइज़ का अगर सैलरी 1 लाख है और पूरे एम्प्लॉइज़ का 22 के से 50 के बीच में है और हम अगर इसका मीन या फिर मीडियन या फिर एवरेज निकालेंगे तो भाई वो तो समवॉट लाई करेगा अराउंड 60,000 टू 50,000, जबकि नहीं है क्योंकि मैक्सिमम ऑफ एम्प्लॉइज़ है 20 के टू 50 के। 1-2 की वजह से पूरा एवरेज शिफ्ट हो गया, ठीक है? बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। देखते हैं हम कहाँ यूज़ करेंगे उसको। तो जैसे स्टैंडर्डाइज़ेशन में हमने देखा माइनस एन टू लेके प्लस एन से उसको रेंज में लाता है, ठीक है? रेंज में लाता है। व्हाट इफ अगर हमें डज़न्ट मैटर, ठीक है? डज़न्ट मैटर कि हमें 0 से लेके प्लस एन के बीच में कहीं पे भी ये हमें रेंज दे दे। बस एक चीज़ का ख़्याल रखें कि हमें नेगेटिव रेंज नहीं चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ भाई, नहीं चाहिए। नेगेटिव नहीं चाहिए, बस पॉजिटिव में कहीं पे भी लिमिट हो, 0 से लेके n तक, 0 से लेके 10, 20, 15, 5, 0 टू 5, 0 टू 10, एनी रेंज, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं पता है, लॉग लेते हैं। लॉग क्यों करते हैं, लॉग नेगेटिव नंबर हमको देता नहीं है, मतलब नेगेटिव रेंज नहीं देता है, चाहे हम उसके सामने कुछ भी नंबर रख दें, ठीक है। बिटवीन 20 के टू 50 के, इसका एक एग्जाम्पल की तरीके से देख लेते हैं। टेक्स पहले सॉल्यूशन देखते हैं। टेक लॉग ऑफ सैलरी, इट कंप्रेसेस ह्यूज डेटा वैल्यूज टू रिलेटेबल वन। अब समझ में आया हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ यूज करते हैं, जहां हमें रेंज में उसको लाना है। इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्केलिंग, रेंज में लाना है, बट आपको नेगेटिव रेंज नहीं चाहिए। इवन इफ यू आर हैप्पी विथ मोर पॉजिटिव रेंज, यानी हायर पॉजिटिव रेंज अवे फ्रॉम जीरो, बट आपको नेगेटिव रेंज नहीं चाहिए। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। सैलरी है 30 के, उसने लॉग ट्रांसफॉर्म किया है 30 के को 4.4 में। सैलरी है 1 लाख और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने 5 में। नाउ सी, लॉग 30,000 4.4, 30,000 1 लाख का डिफरेंस आता है। यहाँ पे लिख देते हैं 30,000 टू 1 लाख का डिफरेंस आता है, 100 के का डिफरेंस आता है
70K, और ये 4.4 से लेके 5 का डिफरेंस आता है 0.6। अब आप मुझे बताओ कैलकुलेट करने में कौन सा इजी है? सेकेंड वन। इवन इफ इट द रेंज हमारा पार 4.4 है, 5 है, 10 है, डजेंट मैटर। आपको बस पॉजिटिव रेंज में चाहिए, नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए, तो आप लॉग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो। अब हम क्या करेंगे पता है, एक फाइनल एग्जांपल रखते हैं जिसके अंदर हम चारों को जान लेते हैं कि इसे हम टेबल के फॉर्मेट में फिर एक्चुअल फॉर्मेट में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं कंप्लीट फ्लोइंग टू एग्जांपल। इसको मैं अलग मार्कर ले लेता हूँ। पहला कॉलम है सिटी, दूसरा है टाइप, तीसरा एरिया, चौथा प्राइस। सिटी के अंदर दो टाइप से, मुंबई, पुणे। अगेन इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेबल। एक्चुअली तीनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो डिपेंड है कि आप कौन से तरीके से सॉल्व करना चाहते हो। मैंने एक सिंपल एग्जांपल की तरीके से इसको वन वर्ड एनकोडिंग में किया है और इसको लेबल एनकोडिंग में किया है। ठीक है, सिटी देखो वन वर्ड एनकोडिंग में दो कैटेगरीज है, वन वर्ड एनकोडिंग में, तो दो कॉलम्स तैयार होंगे। मुंबई का अलग कॉलम है, पुणे का अलग कॉलम है। और जहां पुणे प्रेजेंट है वहां पे 1 है, सेकेंड रो में प्रेजेंट था तो सेकेंड रो में 1 है, पहले रो में 0 है। मुंबई पहले रो में 1 था तो पहले रो में 1 है, 0 है। इजी टू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे ज्यादा कैटेगरीज होंगे तो मैं वन वर्ड एनकोडिंग यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे आइदर मैं लेबल एनकोडर यूज करूंगा। अगर कैटेगरीज में भी मुझे रेंज दी गई हो, स्मॉल, मीडियम, या फिर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ओलंपिक में है ना, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, अगर ऐसे कुछ दिए हैं, रैंकिंग दिए हैं, तो मैं ऑर्डिनल यूज करूंगा। ठीक है, ऑर्डिनल रेयरली यूज होता है, मैं अगेन बता रहा हूँ, लेबल एनकोडिंग ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे हमने सिटी का देख लिया। टाइप देखते हैं, विला फ्लैट। विला फ्लैट को कहाँ पे, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं गलत एरो कर दिया। टाइप देखो, विला को 1 दे दिया है, फ्लैट को 0 दे दिया है। अगेन लेबल है, तो जो सबसे पहले या फिर जो सबसे छोटा होगा, अ, जो वो अज्यूम कर लेता है, किसी को भी 0 या 1 दे देता है। जस्ट वन थिंग, वो यूनिक कैटेगरी को यूनिक नंबर ही देता है। ठीक है, खत्म, और कुछ नहीं। तीसरा है एरिया, 20,000 टू 1,200। अगर हमने 2000 का क्या कहते हैं लॉग लिया, तो वो समवॉट आएगा 0.05 या फिर 0.2, 0.3, समवॉट अराउंड दिस। ठीक है, जबकि हमें लॉग तब हम यूज करते हैं जब हमारी वैल्यूज बहुत बड़ी हो, थाउजेंड्स या फिर लैक्स में हो। तो ये लैक्स और थाउजेंड्स के वैल्यू को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देता है लॉग, तो हम तभी यूज करेंगे। रेस्ट ऑफ टाइम वी कैन यूज मिन मैक्स स्केलिंग। अब यहाँ पे देखो मिन मैक्स स्केलिंग यूज किया है मैंने, स्टैंडर्डाइजेशन क्यों नहीं यूज किया, मुझे नेगेटिव में नहीं चाहिए, मेरी मर्जी। एरिया है, स्टैंडर्डाइजेशन ने दो ही कॉलम है, इसी को मिन मैक्स समझ लिया। अब एक दूसरे से माइनस होगा तो एक 1 आएगा, एक 0 आएगा। जो मैक्सिमम है वो 1 आएगा, जो मिनिमम है वो 0 आएगा। और इसके अंदर अगर आप और रोज देते थे, ऐसे नंबर्स देते थे, तो इनमें से मीन कौन मैक्स कौन वो ढूंढ लेता है एग्रीगेट फंक्शन में। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कीप दिस इन योर माइंड। अगर एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम में, अगर किसी भी कॉलम में अगर नल वैल्यूज है और उसके अंदर आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हो, तो उस नल कॉलम को वो एक्सक्लूड कर देगा। नॉट इवन इन काउंटिंग, जहां पे डिनोमिनेटर में टोटल रोज काउंट करते हैं ना, वो उसमें भी काउंट नहीं करेगा मीन मैक्स के लिए, क्योंकि उसके अंदर हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं। मीन, मैक्स, एवरेज या फिर और कोई ऐसे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, वो नहीं यूज करता। ये हो गया एरिया। तीसरा हो गया प्राइस। ठीक है, प्राइस क्या है, 2.5 सीआर, 1.5 सीआर। अब ये नंबर्स को हम एज इट इज भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीआर से रुपीज में कन्वर्ट करना है या फिर किसी वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, सिंपल वैल्यूज में, तो 2.5 सीआर को एक्चुअल नंबर में लिख दो और उसका लॉग लेके देख दो, 17 आएगा। 1.5 का लिख दो तो 16.3 आएगा समवॉट। ठीक है, इसने करोड़ों के वैल्यूज को 2 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है, 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी। ये हो गया हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की ये 4 टेक्निक्स जो इंपॉर्टेंट है और जो वैल्यूएबल है। ठीक है, आप बोलोगे कि इससे ज्यादा भी और है। हम इतने ही पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इतने ही टेक्निक्स आप 99% ऑफ टाइम यूज करोगे। जो रेयरली 1% आप एक्स्ट्रा टेक्निक यूज करते हो ना, वो आप डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल यूज करके सॉल्व करके देखेंगे, कोड करके देखेंगे कि हम हर एक चीज को डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। उसके आगे हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग और उसके टाइप्स के बारे में, इंक्लूडिंग मैथ, द प्रॉपर मैथ बिहाइंड इट। प्रॉपर मैथ जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैथ अगर आप जानोगे तो आप अपने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मशीन लर्निंग मॉडल है, जरूरी नहीं है कि एक मॉडल आपके प्रॉब्लम पे
परफेक्टली फिट आए। आपको उसे अगर फिट करना है तो आपको उसे ट्यून करना पड़ेगा। ट्यून 2 तरीके से होता है, एक पैरामीटर से ट्यून कर सकते हैं और दूसरा जो मैंने किसी बुक में पढ़ा था वो है मैथमेटिकल यूज़ से। आप मैथमेटिकल इक्वेशन में कुछ चेंजेस करते हो तो उससे भी आप अपने पैरामीटर सेट कर सकते हो और ट्यून कर सकते हो। तो अगले वीडियो में हम वही पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू फॉर टुडे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और प्लीज़ आपने जितने भी दोस्त हैं सबको ये भेजो वीडियो और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्विज़ दी है, प्लीज़ सॉल्व इट। थैंक यू।